हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को आप सभी साथियों का हमारे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत भी है और आपका अभिनंदन भी है। तो आज का अपना जो सेशन रहने वाला है ये आपका प्रयोगशाला सहायक का जो गृह विज्ञान वाला पेपर था, जिसमें आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? इससे पहले मैंने आपको प्रयोगशाला सहायक का जो भूगोल का था वो हल करवा दिया था। अब गृह विज्ञान का अपन हल करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर, कि आप कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, भले ही आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रिट हो, है ना, एलडीसी हो आपका, पटवारी हो आपका, ग्राम सेवक हो आपका, पशु परिचर हो आपका, छात्रावास अधीक्षक वाला आपका पेपर हो, महिला सुपरवाइज़र वाला आपका पेपर हो, इसके अलावा जेईएन वाला पेपर है, लाइब्रेरियन वाला पेपर है, कोई सा भी आपका पेपर है जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, बिल्कुल आप पूरी क्लास को देखना, आपको बहुत बेनिफिशियल यानी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। दूसरा, मैं अब एक नया सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो आपका भरपूर सपोर्ट बना रहेगा उम्मीद करता हूँ। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें है, राजस्थान बोर्ड की जो है आरबीएससी की आपकी जो किताबें 6 से 12 तक जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उन किताबों को मैं हल करवाने वाला हूँ। यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, डीप से डीप भी कवर करेंगे और बिल्कुल ऊपर का तो सारा कवर हो ही जाएगा डीप में, तो बिल्कुल सारा कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी करवाएंगे, बस आपको सिलेक्शन लेना है। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको कि इतना बेहतरीन कंटेंट कराऊं कि एक सवाल आपका बाहर नहीं जाए। बस आपको क्या करना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एक बार वीडियो ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको। दूसरा, अपने साथियों के साथ शेयर करना। तो बढ़ते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह ना फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है ये गुजरती है आपके बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको कर्क रेखा के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखो, ये एक तो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कौन से पार्ट से? या आपका बांसवाड़ा है या आपका डूंगरपुर है, यानी डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। क्लियर हो गया? और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितनी भैया? 26 किलोमीटर है। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में देखो, कर्क रेखा के ऊपर से ही सूरज गुजरता है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो राजस्थान में जो लंबवत किरणें पड़ती है ना, वो कौन से जिले में पड़ती है? तो बांसवाड़ा में पड़ती है। भाई कौन से जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा। जबकि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन जो रहता है ना, वो श्री गंगानगर में रहता है। कहाँ रहता है भाई? श्री गंगानगर के अंदर रहता है। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखो, जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। और कर्क रेखा बिल्कुल कौन से गांव के बीच में से गुजरती है? तो चीखली गांव, बांसवाड़ा का एक गांव है चीखली गांव। कौन सा गांव है? चीखली गांव के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कौन सा गांव से? चीखली गांव के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। बिल्कुल आपको याद रखना। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला बांसवाड़ा, सबसे दूर जिला श्री गंगानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर जिला श्री गंगानगर हो जाएगा आपका। ठीक है। और देखो, ये दिन में जो सूरज की किरणें पड़ती है बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो वो जहाँ परछाई नहीं बनती, क्योंकि सीधी ही किरणें पड़ेगी तो परछाई नहीं बनेगी, उसको नो शैडो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नो शैडो जोन कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है आपका। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कर्क रेखा के जितने भी फैक्ट है वो सारे मैंने बता दिए। देखो, अब आपको ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो, आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, गुराम छजा पब त्रीमी, ये छोटी सी ट्रिक अगर आपको याद होती है तो अच्छी बात है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, तो कितने जिले हो गए आपके? सॉरी, राज्य है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और देखो, अगर मैं कुछ वर्ल्ड के तथ्य भी बताना चाहूँ तो देखो,
एक तो होती है आपकी कर्क रेखा, फिर होती है आपकी भूमध्य रेखा, फिर होती है आपकी मकर रेखा। हाँ, तो मैं बताता हूँ फिर आपको। देखो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होगी आपकी माही नदी। कौन सी नदी होगी? माही नदी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर कौन सी नदी है? फिर आपकी जो रेखा है, एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक आपकी मकर रेखा हो गई। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, कोंगो जायरे नदी। कोंगे और जायरे नदी 2 बार काटती है। ठीक है, दूसरा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपा नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपा नदी, जो कि 2 बार काटती है। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991। 1991 में राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, इस सवाल RPSC के द्वारा भी पूछा गया। और 1991 की ही मैं बात कर लूँ तो ऑपरेशन खेजड़ा की जो शुरुआत हुई थी वो भी आपकी 1991 के अंदर ही हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ, 1977-78। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, जब शुरू में स्टार्ट हुआ था ना, तो राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और तब 100% जो इसका हिस्सा होता था वह केंद्र सरकार देती थी। लेकिन मैं बात करूं 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद, इसके अंदर 75% तो सेंट्रल का हिस्सा रह गया और 25% जो है स्टेट सरकार का हिस्सा हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस तरह का सवाल बन सकता है। यहाँ से जो सवाल बनता है, या तो आपको तिथि पूछ ली जाती कब शुरू हुआ, फिर कितने जिलों के अंदर है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना है। प्रमुख उद्देश्य क्या? मरुस्थल को आगे बढ़ने नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके साथ एक छोटा सा कार्यक्रम और है जो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एक आपका कार्यक्रम है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम हो गया। दूसरा आपका है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। कौन सा? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है ना आपका, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1974-75 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कितने जिलों में है? तो 8 पूर्वी जिलों में चल रहा है। आपको बिल्कुल याद रखना। वर्तमान की बात करें तो 11 जिलों की 32 खंडों के अंदर ये चलाया जा रहा है। इसमें भी अगर रेशियो की बात कर लो तो 75% सेंट्रल का है, 25% स्टेट सरकार का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है ना, वो है आपकी मध्यम काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये मध्यम काली मृदा आपकी जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? हाड़ौती के पठार में। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वर्टिसोल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, वर्टिसोल। वैज्ञानिक आधार पर अगर मिट्टियों का वर्गीकरण करोगे तो वर्टिसोल प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा की बात कर लो तो राजस्थान के दक्षिण हिस्से के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। भूरी जलोढ़ मृदा की मैं बात कर लूँ तो बनास नदी के आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ पर आपकी भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और लाल पीली मृदा की बात कर लो तो सिरोही हो गया, भीलवाड़ा हो गया, आपका सवाईमाधोपुर हो गया, अजमेर हो गया, यहाँ पर आपकी मिश्रित लाल पीली मृदा पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं अपन, कोटा, बूंदी, बारा या भीलवाड़ा। तो 5वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लेवा तालाब जो पड़ता है ना आपका बारा में पड़ता है। कहाँ पड़ता? बारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ और तालाब बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। भीलवाड़ा के अंदर कौन से तालाब पाए जाते हैं? तो सरेरी तालाब। कौन सा? सरेरी तालाब।
सरेरी तालाब भीलवाड़ा में। इसके अलावा खारी तालाब, ये खारी तालाब भी कहाँ पड़ता है, ये भी आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। क्लियर है। 12 की मैं बात कर लूँ, इसके अलावा और कौन से तालाब पाए जाते हैं, तो देखो एक तो माला की तलाई, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। माला की तलाई ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी एक तालाब है जो कि 12 में पाया जाता है। और नवलखा तालाब ये भी आपके 12 में पाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो सुख सागर तालाब, ये सुख सागर जो तालाब है ना, ये कहाँ पाया जाता है, या सुख तालाब के दो या सुख सागर तालाब के दो, ये आपके पाया जाता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पाया जाता है, सवाई माधोपुर में। काला तालाब कहाँ स्थित है, ये भी सवाई माधोपुर में है। काला तालाब ये भी कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। और एक जंगली तालाब, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। जंगली तालाब कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जेत सागर तालाब। कौन सा, जेत सागर तालाब, ये कहाँ पड़ता है, तो जेत सागर तालाब जो पड़ता है ये बूंदी में पड़ता है। फूल सागर तालाब, कौन सा तालाब, फूल सागर तालाब। फूल सागर तालाब कहाँ पड़ता है, तो फूल सागर जो तालाब पड़ता है ये भी बूंदी में पड़ता है। मोरी तालाब, मोरी तालाब आपका कहाँ पड़ता है, तो मोरी तालाब जो पड़ता है ना, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। दूसरा कीर्ति तालाब कहाँ पड़ता थी, कीर्ति तालाब भी आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट तालाब मैंने आपको बताया जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, किसका स्थानीय नाम है ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं। चारागाह का है, कंटीले वन का है, तिलहन का, खाद्यान्न का। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, चारागाह का। चारागाह को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। बीड़ का मतलब देख लो, जो बड़े जैसे बड़े बड़े जो होते हैं ना, बड़े बड़े चारागाह होते हैं, उनको बीड़ कहा जाता है। फिर उनको जैसे जो जानवर पालने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको खरीद लेते हैं, फिर वो अपने जानवर वहाँ चराते हैं, उसे बीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चंबल नदी कहाँ से निकल के आती है, तो मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान के चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। 6 जिलों से बहती यूपी के मुरादगंज के नगर इटावा नगर में ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पे आपके 4 बांध बने हुए, गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। ये चारों जो बांध बने हुए चंबल नदी पे बने हुए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जाखम परियोजना का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ से। कहाँ से है, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़न गिलहरियों के लिए जो जाना जाता है वो सीता माता जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है। कौन सी, उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना वो आपके दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोजा भाकर शिखर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो रोजा भाकर जो पड़ता है आपके जालोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जालोर के अंदर पड़ता है। देखो जालोर की जो प्रमुख चोटियां हैं 3-4 मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से सवाल भी बनते, कभी कभी इनकी ऊंचाइयाँ पूछ ली जाती, कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रोजा भाकर। रोजा भाकर आपके जालोर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात कर लूँ तो 869 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक आपकी पड़ती कौन सी, इस राणा भाकर। ध्यान से सुनना, इस राणा भाकर। ठीक है, इस राणा भाकर की ऊंचाई कितनी है, तो इस राणा भाकर की जो ऊंचाई है 839 मीटर है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये रोजा भाकर की ऊंचाई नहीं है, ये डोरा पर्वत की है। मैंने आपको ऊपर बताई थी ना, ये डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 869 है। ठीक है, इसराना की 839 है। जबकि रोजा भाकर की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो रोजा भाकर जो है 730 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है, 730 मीटर ऊंचा है। और इसके अलावा एक प्रताप का झारोला पर्वत है, जो झारोला पर्वत पड़ता है, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 588 मीटर है। कितना है, 588 मीटर। एक बार वापस से क्लियर कर देता मैं।
सबसे बड़ा डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर। क्लियर। फिर आता आपका इसराना भाकर की जो ऊंचाई 839 मीटर है। फिर आपका आता है रोजा भाकर। कौन सा? रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। ठीक है। फिर आता आपका जारोला की जो ऊंचाई है वो 588 है। ठीक है। बिल्कुल ये 4 चोटियां जो पड़ती है आपके जालोर में पड़ती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पास। इनकी ऊंचाई जरूर याद रखना, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देख लेते हैं 12 का जो सही आंसर होने वाला वो क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जिले में सैम की समस्या है? तो सैम की समस्या आप सभी को पता है, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सैम की समस्या यानी पानी जो होता है ना वो जमीन के नीचे नहीं जाता, ऊपर ही रहता है जिप्सम के कारण, और दलदली भूमि हो जाती है, उसे कहते हैं सैम की समस्या, यानी कीचड़ हो जाता है वहां पर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, सॉरी 14। गुजरात की गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में से क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में से रेंडा कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? रेंडा या अजमेरी, अजमेरा भी कहा जाता है और रेंडा भी कहा जाता है। ठीक है। और गिर भी कहा जाता है। और ये राजस्थान के मध्य राजस्थान यानी राजस्थान का जो बीच वाला पार्ट है ना, मध्य राजस्थान में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो मिलेंगे आपको चूरू में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखो, मानसागर भी आती है, पुष्कर भी आती है, आना सागर भी आती है, बजाज सागर नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन देखो बार बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वैसा बार बार पूछा जाता है बहुत आसान। वैसे जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ होगा उसको तो पता है बहुत आसान है, जो नया बंदा होगा उसको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो बेडलैंड टोपोग्राफिकली जो फेमस है वो चंबल बेसिन। मैंने पहले भी बताया था उत्खात भूमि क्या होती है, नदी बहती है, नदी के साथ में जो छोटी छोटी आपकी शाखाएं निकल जाती है जो कि खाइयों का रूप ले लेती है, उसे कहते हैं उत्खात भूमि। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। थार पारकर एक नस्ल है, तो थार पारकर एक नस्ल है गाय की। किसकी नस्ल है? वे गाय की, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्की झील अवस्थित है, तो नक्की झील आप सभी को पता है ये माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और इसके बारे में लोक मान्यता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया है। और ये क्रैटर झील की सरणी के अंदर भी शामिल है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्रैटर झील राजस्थान के अंदर दो ही, एक तो नक्की झील, दूसरी पुष्कर। क्रैटर झील किसे कहते हैं? क्रैटर झील जिसका निर्माण लावा से होता है, जो कीप नुमा बन जाती है ना, उसे कहते हैं क्रैटर झील। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जवाई से लाभान्वित जिला पाली बिल्कुल सही है, सिद्धमुख से चूरू बिल्कुल सही है, विलास से बारा बिल्कुल सही है, बाखली से आपका बीकानेर नहीं होगा भाई, बाखली से आपका जालोर होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो 21वें का अगर राइट आंसर की मैं बात कर लेता हूं तो बिल्कुल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। राजस्थान राज्य में वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार जहां प्रतिशत वन सर्वाधिक है,
तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, उदयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो यू, ए, पी और बी। क्लियर है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले जिले। जबकि अगर एग्जामिनर आपको प्रतिशत के मामले में पूछ ले कि भाई प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। ये 2 ट्रिक आप याद रखना, यहाँ से आप काफ़ी सवाल क्लियर हो जाएंगे। एग्जामिनर काफ़ी पूछता भी एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजमहल टॉक खान संबंधित है, किससे संबंधित है? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा तांबड़ा से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, किससे? तांबड़ा से। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये परिवहन से इसका संबंध है, किससे भी? परिवहन से। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो किन्नू की पैदावार जो होती है वो होती है उत्तरी राजस्थान में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और ये कौन से जलवायु क्षेत्र में शामिल है? तो ये आपका फर्स्ट बी के अंदर शामिल है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर सिंचित मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, फिर नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास आप जरूर शेयर करें। इसके अलावा जो बेहतरीन तैयारी करना चाहता है, देखो आरपीएससी के 100+ पेपरों का सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, और आरएसएसबी बोर्ड के भी 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा, और बेहतरीन व्याख्या के साथ भी मिलेगा। और जो एमसीक्यू करना चाहता है तो एमसीक्यू फॉर्म में भी उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो बनाए पड़े। अपनी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना ही है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक शानदार पेपर के साथ, शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।